Hello friends, now today I am discussing a new topic and the topic is vaccine development, testing and regulations. तो वैक्सीन डेवलपमेंट क्या है? वैक्सीन डेवलपमेंट एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें लगभग 10 to 15 ईयर्स का टाइम लगता है, इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट। मतलब पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना है, प्राइवेट को भी इन्वॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली पूरी प्रोसीजर में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। अभी रिसेंटली इन कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशंस में जो वैक्सीन है उसके लिए सेपरेट एक वैक्सीन डेवलपमेंट का वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक हाउ द वैक्सीन डेवलप्ड, इसके डिफरेंट जो फेजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन एंड फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट इसके लिए बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम कहते हैं लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडीज़। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में जो साइंटिस्ट हैं दे आर आइडेंटिफाइंग नेचुरल एंड सिंथेटिक एंटीजन्स। तो ऐसे कौन कौन से एंटीजन्स हैं जिसको जो एज ए यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट डिसीज़ एंड टू ट्रीट अ डिसीज़। ये वाला जो एक्सप्लोरेटरी स्टेज होता है ये 2 to 4 ईयर्स तक चलता है। इसमें जो एंटीजन्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हो सकते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स, या फिर वीकेंड वायरसेस, या फिर बैक्टीरिया, वीकेंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और अदर सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम पैथोजन। एक्सप्लोरेटरी स्टेज के बाद जो सेकेंड स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ है वो 1 to 2 ईयर्स तक चलती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले जो भी आपने एंटीजन को आइडेंटिफाई किया है उसका लैब टेस्ट किया जाता है। लैब टेस्ट या तो हम टिश्यू कल्चर पे करते हैं या फिर सेल कल्चर पे करते हैं और या फिर एनिमल मॉडल के ऊपर करते हैं। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ यूजेस टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर सिस्टम एंड एनिमल टेस्टिंग टू एसेस द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट वैक्सीन एंड इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। और ये देखा जाता है कि वो जो एंटीजन है वो कितना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक है, क्या वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या वो एज ए डिसीज़ क्योर कर पा रहा है, या और द एबिलिटी टू प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। एनिमल सब्जेक्ट में इंक्लूड, एनिमल्स में हम क्या ले सकते हैं, माइस एंड मंकी। दिस स्टडीज़ गिव रिसर्चर एन आइडिया टू ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्स दे माइट एक्सपेक्ट टू ह्यूमंस। तो अगर वो माइस और मंकी लेते हैं और इनमें जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स इनको देखने को मिलते हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा ह्यूमंस पे भी देखने को मिलेंगे। दे may also suggest a safe starting dose for the next phase of research as well as safe method of administering. The researchers may adapt the candidate vaccine during the preclinical stage to try to make it more effective. तो यहाँ यही एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में ये देखा जाता है कि कोई वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है और उसका एक सेफ डोज तैयार किया जाता है कि इस सेफ डोज को देने से इतना इतना जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है वो आएगा, या इतना इतना जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो आएगा, इसको मेज़र किया जाता है। इस प्री क्लिनिकल स्टेज में जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी की जाती है जिसमें उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है विथ द पर्टिकुलर एंटीजन्स, और यहीं पर इनको चैलेंज स्टडी भी की जाती है। यानी कि सबसे पहले उनका हम जो एटेन्यूएटेड वायरस हैं, वीकेंड बैक्टीरिया हैं, उसके थ्रू चैलेंज सबसे पहले उसको देते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। फिर हम यहाँ चैलेंज स्टडी का मतलब ये है कि इसके बाद जब उनमें इम्यूनिटी आ जाती है तो इन्हें जो टारगेट पैथोजन्स हैं उससे इन्फेक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या अब ये पैथोजन इन एनिमल्स को किसी भी टाइप का हार्म पहुंचा रहे हैं या नहीं। अगर हम सिर्फ वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें तो प्री क्लिनिकल स्टेज के बाद में वैक्सीन का फर्दर प्रोग्रेस नहीं होता, क्योंकि इस स्टेज पर ही अगर वैक्सीन जो है अगर वर्क नहीं कर पाती एंड फेल टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, तो ऐसे में जो वैक्सीन है उसको हटा दिया जाता है। अदरवाइज़ ऐसी वैक्सीन्स का यहाँ पर अप्रूवल किया जाता है। आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल जो ड्रग्स रहती हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्पॉन्सर रहते हैं बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज़ के रहते हैं और ये एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फॉर एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इसको हम IND कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन फॉर न्यू ड्रग के लिए ये लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और ये एप्लीकेशन फ्रॉम FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू 30 डेज़ में अप्रूवल किया जाना होता है। नाउ अब हम बात करेंगे आफ्टर
फर्स्ट स्टेज जो हमारी थी वो थी लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडीज़। अब हम जो सेकेंड स्टेज आते हैं उस पर क्लिनिकल स्टडीज़ विथ ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। इसमें पहली फेज़ होती है वैक्सीन ट्रायल्स। वैक्सीन ट्रायल में क्या किया जाता है कि ह्यूमंस का एक स्मॉल ग्रुप लिया जाता है, स्पेशली एडल्ट्स का, जिसमें 20 से 80 लोग होते हैं। अगर ये वैक्सीन चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई होती है तब भी इसका जो फर्स्ट रिसर्च है वो एडल्ट्स पे किया जाता है, और देन ग्रेजुअली स्टेप डाउन करते हैं एज को, और फाइनली जो उनका टारगेट होता है चिल्ड्रंस, उन पर फिर ये वैक्सीन अप्लाई करते हैं। फेज़ 1 ट्रायल में ये वैक्सीन जो रहती है नॉन ब्लाइंडेड रहती है, यानी कि दोनों को ही, यानी रिसर्चर को और जिस सब्जेक्ट को ये वैक्सीन लगती है, जिस ह्यूमन बीइंग को ये वैक्सीन लगती है, उसे पता होता है कि ये वैक्सीन लग रही है या फिर कोई प्लेसिबो लग रहा है। तो ये एक ओपन लेबल्ड रिसर्च होता है और नॉन ब्लाइंडेड रिसर्च होता है। The purpose of phase 1 testing is to just assess the safety of the candidate vaccine and determine the type and extent of immune response that the vaccine provoke. तो फेज़ 1 टेस्टिंग का पर्पस ये रहता है कि इससे ये कंफर्म हो, ये डिटरमाइन हो कि आखिर हमने जो वैक्सीन दी है वो पहली बात कितनी सेफ़ है, और दूसरी बात कि कितना वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। तो आफ्टर गिविंग वैक्सीनेशन एक ह्यूमन बींग्स का एक स्मॉल मॉडल लिया जाता है जिसको हम चैलेंज मॉडल कहते हैं। इस चैलेंज मॉडल को फाइनली इन्फेक्टेड पैथोजेंस से इंटरेक्ट कराया जाता है और ये देखा जाता है कि आखिर वो एक्चुअल में वैक्सीनेटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर ऐसे चैलेंज मॉडल को काफ़ी क्लोजली केयरफुली मॉनिटर किया जाता है और काफ़ी केयरफुली कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है, और साथ ही कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सीवियर पैथोजन होता है तो ऐसे पैथोजन का एटेन्यूएटेड या फिर मॉडिफाइड वर्जन लिया जाता है ताकि उससे ही चैलेंज कराया जा सके। फेज़ 1 ट्रायल के सक्सेसफुल और प्रॉमिसिंग होने के बाद में फेज़ 2 वैक्सीन ट्रायल किया जाता है। फेज़ 2 वैक्सीन ट्रायल में सेवरल हंड्रेड इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेंट्स लिए जाते हैं। तो बहुत सारे हंड्रेड्स के ग्रुप्स हो सकते हैं, और इसमें स्पेशली ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं विच आर बिलोंगिंग्स टू ग्रुप एट ए रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द डिसीज़। मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें रिस्क होती है कि उनको वो बीमारी लग सकती है ना, दे विल सफ़र फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज़। तो ऐसे लोगों का ग्रुप लिया जाता है, और इसमें रेंडमाइज्ड जो है वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोल ग्रुप रहते हैं, इसके अलावा और कुछ जो रहते हैं प्लेसिबो ग्रुप रहते हैं। यहाँ प्लेसिबो का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी जा करके प्लेसिबो यानी कि सिंपल वाटर वगैरह भी दिया जा सकता है, तो एक प्लेसिबो थेरेपी दी जाती है। फेज़ 2 ट्रायल का जो पर्पस है वो ये रहता है कि इसमें ये देखा जाता है द स्टडी द कैंडिडेट्स वैक्सीन सेफ्टी, कि आखिर वैक्सीन कितनी सेफ़ है, कितनी इम्यूनोजेनिसिटी है उसमें, देन प्रपोज्ड डोज कितना है, शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या रहेगा, एंड मेथड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसे फेज़ 2 में टेस्ट किया जाता है। फेज़ 2 के सक्सेसफुल एंड प्रॉमिसिंग हो जाने के बाद में फेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल किया जाता है, जिसमें लगभग लार्ज ट्रायल्स यानी कि इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स टू 10,000 ऑफ द पीपल लिए जाते हैं। मतलब एक एक ग्रुप में 10,000 पीपल्स तक होते हैं, और इसमें रैंडमाइज्ड एंड डबल ब्लाइंड टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को टेस्ट करते हैं अगेंस्ट प्लेसिबो। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है जो अभी 2 ट्रायल से बाहर निकली है, इसे भी लगाया जाता है, साथ में प्लेसिबो को भी लगाया जाता है। जो प्लेसिबो है वो या तो सेलाइन सॉल्यूशन हो सकता है, या कोई अनदर डिसीज़ की वैक्सीन हो सकती है, या फिर कोई अनदर सब्सटेंस हो सकता है। फेज़ 3 ट्रायल का ये पर्पस होता है कि क्या किसी वैक्सीन को दिए जाने पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, जो ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो जो कि स्मॉलर ग्रुप में डिटेक्ट नहीं होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो साइड इफ़ेक्ट 10,000 पीपल में किसी एक को होता है, तो हो सकता है कि वो जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो साइड इफ़ेक्ट आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 1 को अफेक्ट करती हो, या फिर ये हो सकता है कि आउट ऑफ 60,000 में किसी 1 को अफेक्ट करती हो। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट करने का फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही लो होता है। तो ऐसे में अगर हमें साइड इफ़ेक्ट चेक करना हो तो हम इस ग्रुप को, जो कि 10,000 पीपल्स का होता है, उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर 60,000 सब्जेक्ट्स को लिया जा सकता है। फेज़ 3 में साइड इफ़ेक्ट के अलावा 3 चीज़ें और मेज़र की जाती है, जिसमें आता है वैक्सीन इफ़िकेसी। वैक्सीन इफ़िकेसी में जो 3 फैक्टर हैं वो ये है
कि आखिर वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है, इसको चेक करना। एफिकेसी यानी कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है। लेकिन वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगी? पहला, कि क्या वो वैक्सीन किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को किसी डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? डज़ द कैंडिडेट वैक्सीन प्रिवेंट डिसीज़? दूसरा, डज़ इट प्रिवेंट इन्फेक्शन विद द पैथोजन? क्या वो किसी पैथोजन से होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है? तीसरा, डज़ इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ और अदर टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड टू पैथोजन्स? पैथोजन डिफरेंट टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, तो उसके अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ बन पा रही है? क्या अदर इम्यून रिस्पॉन्स भी उस पैथोजन के अगेंस्ट में प्रोवोक हो रहे हैं? तो इन 3 मेथड से हम किसी वैक्सीन की एफिकेसी का पता लगाते हैं। तो इस फेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल में हम साइड इफ़ेक्ट एंड वैक्सीन एफिकेसी को चेक करते हैं। तो जब हम 3rd फेज़ ट्रायल पे, जिसको हम डबल ब्लाइंड ट्रायल भी कहते हैं, यहाँ से अगर ये प्रॉमिसिंग होता है और अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो ऐसे में हम 4th स्टेप पे जाते हैं, जो कि अप्रूवल एंड लाइसेंस की स्टेप होती है। इस स्टेप में आफ्टर सक्सेसफुल फेज़ 3 ट्रायल के बाद में जो वैक्सीन डेवलपर होता है, जिसने वैक्सीन डेवलप की होती है, वो एक बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन एफडीए को सबमिट करता है। एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या करता है? ये जैसे इनके पास बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन आता है, ये इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन की जांच करते हैं, है ना? इंस्पेक्शन करते हैं उसका। क्या इंस्पेक्शन करते हैं? द फैक्ट्री, जहाँ पर वैक्सीन बन रही है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। वेयर द वैक्सीन विल बी मेड। तो सबसे पहले उस फैक्ट्री की इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद में अप्रूव द लेबलिंग ऑफ वैक्सीन, और फाइनली उस वैक्सीन का क्या लेबल रहेगा उसका अप्रूवल करते हैं। तो एफडीए 2 काम करता है। सबसे पहले तो वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करता है जहाँ पर वैक्सीन बनती है, और उसके बाद दूसरा काम करता है कि उस वैक्सीन का लेबल तैयार करने को अप्रूवल देता है। अब आफ्टर लाइसेंसर, यानी कि जैसे ही लाइसेंस बनता है वैसे ही द एफडीए विल कंटिन्यू टू मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। एफडीए कंटिन्यू वैक्सीन के प्रोडक्शन को मॉनिटर करती रहती है, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टिंग फैसिलिटीज़ एंड रिव्यूइंग द मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ वैक्सीन्स फॉर पोटेंसी। साथ में वो ये देखती है कि जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसका पोटेंसी कितना है, उसकी सेफ्टी कितनी है और उसकी प्योरिटी कितनी है ना? ये 3 बहुत बड़े टर्म हैं। पोटेंसी मतलब कि आखिर वो वैक्सीन कितना पोटेंट है, जो कि उस पैथोजन को डिसीज़ होने से रोकती है। दूसरा, सेफ्टी, आखिर वो वैक्सीन कितनी सेफ़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस एनिमल में या जिस ह्यूमन में लगाई जा रही है उसी को किल कर दे या उसी की डेथ हो जाए। तो वैक्सीन कितनी सेफ़ है। यहाँ सेफ़ जो वर्ड है वो सेफ़ किसी पैथोजन से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है टू जिसको वैक्सीन किया जा रहा है उससे। और इसके बाद तीसरा है प्योरिटी, कि आखिर वो वैक्सीन कितनी प्योर है, क्या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, या फिर उसमें कहीं से कहीं तक कोई दूसरे अदर पैथोजन्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो उसकी प्योरिटी की चेक की जाती है ना? यानी कि वो वैक्सीन स्टेराइल है या नहीं है। तो इस टाइप से ये 3 चीज़ें चेक की जाती है। द एफडीए हैज़ टू राइट टू कंडक्ट इट्स ओन टेस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन। एफडीए ये भी कर सकती है, क्योंकि उसको राइट है कि वो जो मैन्युफैक्चरर वैक्सीन बना रहा है उसकी खुद से ही टेस्टिंग करवा सकती है। इसके बाद आता है पोस्ट लाइसेंसर मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन की मॉनिटरिंग है वो आफ्टर लाइसेंसिंग के बाद में भी कंटिन्यू रहती है। तो अ वैरायटी ऑफ सिस्टम्स मॉनिटर वैक्सीन्स आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड होने के बाद में भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं जो वैक्सीन को मॉनिटर करते हैं। दे इंक्लूड फेज़ 4 ट्रायल्स एंड वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो फेज़ 4 ट्रायल भी होता है, इसके अलावा वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है, एंड वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक भी होता है। तो ये 3-4 सिस्टम ऐसे हैं जो आफ्टर लाइसेंस मिलने के बाद में भी वैक्सीन के मॉनिटरिंग का काम करते हैं। इसके बाद में फेज़ 4 ट्रायल्स आता है। फेज़ 4 ट्रायल जो होता है ऑप्शनल होता है, जो कि अदर ड्रग कंपनीज़ करती हैं आफ्टर वैक्सीन रिलीज़। साथ ही जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो भी कंटिन्यू वैक्सीन की सेफ्टी, एफिकेसी और अदर पोटेंशियल यूज़ का वो टेस्ट करता रहता है मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है इसको समझेंगे। तो जो सीडीसी और एफडीए है, इन्होंने 1990 में दी वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यानी कि वायर्स VAERS को इस्टेब्लिश किया। और यहाँ अकॉर्डिंग टू सीडीसी जो वायर्स का गोल है वो ये है कि डिटेक्ट पॉसिबल सिग्नल्स ऑफ एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद वैक्सीन। वैक्सीन से किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा,
इस टाइप के सिग्नल को डिटेक्ट करना। तो सिग्नल्स क्या है बेसिकली? सिग्नल्स, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट दैट इमर्जेस इन द डाटा कलेक्शन। तो डाटा किस टाइप का? सपोज़ कीजिए अभी हर साल जो वार्स है, द वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, लगभग 30,000 ऐसा इवेंट कलेक्ट करता है, ऐसा डाटा कलेक्ट करता है, जिसमें 10 to 15% डाटा तो ऐसा डाटा होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है विथ सीरियस मेडिकल इवेंट से दैट लीड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ। तो सीधे से ये कहें कि जो वार्स है वो सीडीसी और एफडीए ने एस्टेब्लिश किया है 1990 में, जिसका काम होता है आफ्टर वैक्सीनेशन ऐसे इवेंट को ट्रैक करना जिसमें इस टाइप की लाइफ थ्रेटनिंग पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। और लगभग ये देखा गया है कि हर साल लगभग 30,000 ऐसे केस वार्स के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 10 to 15% केसेस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं विद द सीरियस मेडिकल इवेंट्स। यहाँ जो वार्स है, द वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ये एक वॉलेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें वॉलेंट्रीली बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। लाइक इसमें कुछ पेरेंट्स जुड़े होते हैं, कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जुड़े होते हैं, कुछ पेशेंट के फ्रेंड्स जुड़े होते हैं। तो ये सभी जो हैं दे आर एसोसिएटेड, जो कि रिपोर्ट करते हैं हु सस्पेक्ट एन एसोसिएशन बिटवीन ए वैक्सीनेशन एंड एन एडवर्स इवेंट, और ये इनको रिपोर्ट करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं वार्स को। फाइनली जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रहती है वो रहती है सीडीसी, और सीडीसी ही फाइंड आउट करती है कि ये जो एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुआ है ये एक्चुअल में वैक्सीनेशन से हुआ है, एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। वार्स द्वारा रिपोर्ट की हुई जितनी भी इवेंट्स हैं उसको सीडीसी मॉनिटर करता है। तो जो इवेंट्स होते हैं वो लाइक होते हैं डिटेक्ट न्यू अनयूजुअल और रियर वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स, मॉनिटर इंक्रीज इन नॉन एडवर्स इवेंट्स, identify potential patient risk factor for particular type of adverse events, identify vaccine lot with increased number or type of reporting adverse events, then assess the safety of newly licensed vaccine. It is especially to note that all the events that is caused by the vaccine, it is only reported by the VARS, VAERS. इसमें ऐसे सभी इवेंट्स आते हैं जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड हों, और चाहे देर इज़ स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट हो, या फिर इसमें ऐसे भी आते हैं लाइक जो कि कोइंसिडेंटली रिलेटेड हों टू द अदर कॉज, लेकिन वो फिर भी रिलेटेड हों वैक्सीनेशन से। यहाँ कुछ जो अनयूजुअल इवेंट्स थे, लाइक देर इज़ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर रोटावायरस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ रिलेटेड टू येलो फीवर वैक्सीन। इसके अलावा और भी ऐसी अदर कंडीशंस है लाइक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, इंसेफेलोपैथी, देन सिनकोप आफ्टर इम्यूनाइजेशन। तो इनको भी जो है वास रिपोर्ट करता है, देन फर्दर सीडीसी इनको मॉनिटर करता है। यहाँ पर अब एक और टर्म आता है और वो टर्म है वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ ये जो वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक है इसको सीडीसी ने 1990 में इस्टेब्लिश किया, और वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक का जो काम है वो ये है कि वो जितने भी मेडिकल ग्रुप से है इन सब की इंफॉर्मेशन, इन सब के डाटाबेस को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से लिंक करता है, और ये डाटा लिंक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता है इन डिफरेंट मेडिकल ग्रुप्स कि किस किस पॉपुलेशन में कौन कौन सा वैक्सीन लगा है। तो इसमें जो वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्यू कम्प्लीटली अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस आर लिस्टेड इन द डाटाबेस। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अब इसमें दूसरा ये है कि जो सैम्पल ग्रुप है, मेडिकल ग्रुप प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वैक्सीन सेफ्टी डाटा लिंक में हैव पेशेंट पॉपुलेशन दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इन जनरल। तो कभी कभी मेडिकल ग्रुप ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता है ऐसे पेशेंट्स की जो कि लार्ज पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है। एडिशनली द डाटा कम्स नॉट फ्रॉम रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ब्लाइंडेड ट्रायल्स बट फ्रॉम एक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिस। तो अगर हमें डाटा रेंडमाइज चाहिए तो वो भी नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले जो हैं उनके यहाँ से फ्रॉम एक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं वहाँ से मिलता है। देयरफॉर इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड एवेल्यूएट द डाटा। तो फाइनली जो एवेल्यूएशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। रिसेंटली इसी वीएसडी में रैपिड साइकिल एनालिसिस प्रोग्राम आया था जो कि 2005 में लॉन्च हुआ है। इसका काम होता है जस्ट टू मॉनिटर रियल टाइम डाटा टू कंपेयर रेट्स ऑफ एडवर्स इवेंट इन रिसेंटली वैक्सीनेटेड पीपल विथ रेट्स अमंग अनवैक्सीनेटेड पीपल, कि जो एडवर्स
इवेंट्स हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड पीपल में कितने हो रहे हैं और अमंग अनवैक्सीनेटेड पीपल में कितने हो रहे हैं। द सिस्टम इज़ यूज्ड मेनली टू मॉनिटर न्यू वैक्सीन्स, कि न्यू वैक्सीन लगाने पर वैक्सीनेटेड पीपल्स में कितने एडवर्स इवेंट हुए हैं। ओवरऑल जो वैक्सीन डेवलपमेंट की फेजेज़ हैं वो टोटल 5 फेज़ होती हैं। ये एक समराइजिंग चार्ट है। सबसे पहले होती है ड्रग डिस्कवरी, जिसमें हम टारगेट का सिलेक्शन करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और प्रोफाइलिंग करते हैं कि एंटीजन का सिलेक्शन करते हैं ओवरऑल। और ये जो प्रोसीजर है ये 2 to 5 ईयर्स तक चलती है, जिसमें 100 कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद जब हमें एंटीजन मिल जाता है तब हम आते हैं प्री क्लिनिकल फेज़ में। प्री क्लिनिकल फेज़ लगभग 2 ईयर्स तक चलती है, जिसमें लगभग 20 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें हमने फाइंड आउट किया है एंटीजन, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, उसकी सेफ्टी कितनी है, शॉर्ट टर्म टॉक्सिकोलॉजी कितनी है, फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे उसका, एंड प्रोडक्शन स्केल अप कैसे होगा वो देखा जाता है। थर्ड फेज़ आती है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसका जो ट्रायल है ये सीधा ह्यूमन बींग्स में किया जाता है। इसके पहले के जो ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स में किए जाते हैं या एनिमल मॉडल्स में किए जाते हैं, जैसे माइस एंड मंकी। तो जो क्लिनिकल डेवलपमेंट है इसमें 3 फेजेस होती हैं, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड। फेज़ फर्स्ट लगभग 2 ईयर्स तक की होती है, जिसमें 10 कैंडिडेट्स इन्वॉल्व होते हैं। फेज़ सेकेंड 2 to 3 ईयर्स की होती है, इसमें 5 कैंडिडेट्स का ग्रुप होता है। फेज़ 3 जो होता है इसमें 5 to 10 ईयर्स लगते हैं, जिसमें 1 कैंडिडेट इन्वॉल्व होता है। और ये वैक्सीन का क्लिनिकल डेवलपमेंट है। जब इसमें क्या देखते हैं कि वो वैक्सीन कितनी सेफ़ है, कितनी पोटेंट है, कितनी उसकी एफिकेसी क्या है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। फाइनली इसका फोर्थ फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं अप्रूवल। अप्रूवल जो है ये एफडीए से होता है और अप्रूवल में लगभग 2 ईयर्स का टाइम लगता है। इसके बाद अप्रूवल के बाद जो फिफ्थ फेज़ आती है इसको हम कहते हैं फेज़ 4। ये बेसिकली ऑप्शनल होता है और ये मैन्युफैक्चरर भी जो है कंटिन्यू इसकी वैक्सीन प्रोडक्शन की, वैक्सीन एफिकेसी की मॉनिटरिंग करता है। साथ ही अदर जो कंपनीज़ होती हैं वो भी इस 4 फेज़ ट्रायल में आती हैं, जो कि वैक्सीन के प्रोडक्शन का और जो उसके एफिकेसी है उसकी मॉनिटरिंग करती है। इसमें इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी देखी जाती है, क्लिनिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, लेबल अपडेट्स देखे जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग होता है एक सिंगल वैक्सीन के लिए। तो इस टाइप से एक समराइजिंग फॉर्म में दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट. So this topic is now covered, and I think hope you are enjoying this topic, vaccine development, testing and regulation. Please keep watching and please subscribe this YouTube channel. Please share my video and thanks for watching.